और बड़ी खबर हरिद्वार से है। गुरुकुल कांगड़ी में वर्चस्व को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कुलपति को पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रूप किशोर शास्त्री को उनके पद से हटा दिया गया है। सोमदेव संताशु को नया कुलपति बनाया गया है। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्चस्व की जंग चल रही है। कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को पद से हटा दिया गया है, जबकि संस्कृत विभाग के सोमदेव संताशु को नया कुलपति नियुक्त किया गया है। मनमानी और विरोध के चलते रूप किशोर शास्त्री की कुर्सी गई है। 23 अक्टूबर को मनमानी करते हुए कुल सचिव सुनील कुमार को रूप किशोर शास्त्री ने हटा दिया था और फिर अपने चहेते पंकज मदान को कुल सचिव बना दिया था। वहीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बड़े परिवर्तन के बाद तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो हरिद्वार से है, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्चस्व की जंग चल रही है और इसी कड़ी में अब कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को उनके पद से हटा दिया गया है और अब उनके पद पर संस्कृत विभाग के सोमदेव संताशु को कुलपति बना दिया गया है। सर, कुलाधिपति जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ। वो यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। क्या आदेश में क्या है और किस तरह की बात कि है? आपको प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी के स्थान पर आपको कुलपति का कार्यभार दिया जाता है, कार्यवाहक कुलपति के रूप में। तो माना जाए कि जो पूरा विवाद चला था, कुलसचिव पद पे क्या रहेगा? कुलसचिव पद का जो पूर्व कुलपति थे श्री प्रोफेसर सुनील कुमार जी, वही कार्यभार देखेंगे। जो पंकज मदान जी की नियुक्ति हुई थी उसको वो सब निरस्त कर दिया गया। आज सर आप यहाँ 4 जने पहुंचे हैं, अभी कब तक आप अभी ताला लगा हुआ है? ताला खुल जाएगा, ताला लगे तो खुलेंगे भी। पिथौरागढ़ का बॉर्डर शहर धारचूला कभी भी इतिहास के पन्नों में समा सकता है। धारचूला शहर के ठीक ऊपर एलधारा की दरख्ती पहाड़ी इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालात ये हो गए हैं कि एलधारा की पहाड़ी खासी कमजोर हो गई है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। इस साल बरसात में एलधारा में भारी लैंडस्लाइड हुआ। हालात इतने भयावह थे कि गिरे मलबे और बोल्डर्स की चपेट में 5 दर्जन से ज्यादा मकान आ गए। यही चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड को भी एलधारा ने हफ्तों बंद रखा। एलधारा की पहाड़ी धारचूला के ठीक ऊपर है। ऐसे में इस पहाड़ी में होने वाली हल्की सी हलचल भी धारचूला शहर पर भारी पड़ सकती है। अगर हम एलधारा का प्रोजेक्ट तत्काल नहीं करते, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो धारचूला कभी सुनने में आएगा कि ये धारचूला था। तो इसलिए सबसे पहले हमने एलधारा का ट्रीटमेंट करके धारचूला को बचाना है। और ये धारचूला मानसरोवर यात्रा जो हमारी होती है, धार्मिक यात्रा, उसका प्रवेश द्वार है। एलधारा की पहाड़ी में घरों से भी बड़े बोल्डर लटके हुए हैं। ये बोल्डर्स कभी भी कयामत ला सकते हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण आधा किलोमीटर की पहाड़ी पूरी तरह से कमजोर हो गई है, जिस कारण सामान्य मौसम में भी यहाँ खतरा बना हुआ है। पहाड़ी में दरारें इस कदर पड़ी हैं कि इसे बचाने के लिए स्थायी ट्रीटमेंट ही इकलौता विकल्प है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधि भी धारचूला को बचाने के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। खतरा तो है ही, लगातार फिर आपदा आ रही है, जिससे पूरा मलबा घरों में घुस गया है और शासन प्रशासन पुलिस मुझसे से काम कर रही है और राहत अभी है, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है। एलधारा की पहाड़ी उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत की तर्ज पर बनी है। इस पहाड़ी में कटाव भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ सालों पहले तक वरुणावत में होता था। ऐसे में यह आशंका भी जोर पकड़ रही है कि कहीं एलधारा भी धारचूला का वरुणावत तो नहीं बनने जा रहा। भारत के अंतिम तहसील मुख्यालय धारचूला के लिए ये एलधारा अभिशाप बन गया है। एलधारा धारचूला के ठीक ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस मुख्यालय के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर लटके हुए हैं, जो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। बीते दिनों यहाँ भारी लैंडस्लाइड हुआ था और इस लैंडस्लाइड के कारण तकरीबन 5 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो एक तरीके से साफ साफ ये कहा जा सकता है कि जब तक एलधारा का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तब तक धारचूला के ऊपर खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, एलधारा, पिथौरागढ़। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर 4 नवंबर को लॉन्च होगी मुख्यमंत्री लखपति योजना। 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मीटिंग ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को लॉन्च करेंगे। 4 नवंबर को योजना का शुभारंभ किया जाएगा। मकसद यही है कि 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाए, ताकि रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाए जाएं उनके जरिए। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। 4 तारीख को हमने
एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारी जो समूह की बहनें हैं, जो आज समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनी हैं, आज पूरे प्रदेश के अंदर 47,000 से अधिक हमारे स्वयं सहायता समूह हैं और लगभग 3,67,000 बहनें उससे जुड़ी हैं। हमने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा 2025 में, हम 1,25,000 बहनों को लखपति बनाएंगे। इधर 4 नवंबर को मनाया जाने वाला लोक महापर्व इगास पर बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक अपने अपने गांव जाकर त्योहार मनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासियों को भी इगास पर गांव बुलाने का प्रयास किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोक महापर्व इगास उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है। करीब 4 साल पहले सांसद अनिल बलूनी ने इसे एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाया, तो अब बीजेपी ने इसे अपनी पार्टी कार्यक्रम में ही शामिल कर लिया है। शुक्रवार को हुई पार्टी की एक मीटिंग में तय किया गया कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री अपने अपने गांव जाकर इगास का त्योहार मनाएंगे। इगास कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे समय प्रदेश के पदाधिकारी ये गांव में जाएंगे और इगास का कार्यक्रम अपने गांव में मनाएंगे। इतना ही नहीं, पार्टी इसके लिए जिला स्तर पर प्रदेश पदाधिकारियों को प्रभारी बनाकर भेज रही है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों से संपर्क कर उन्हें इगास पर गांव आने को प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम की सफलता के गढ़वाल के लिए प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान तो कुमाऊं के लिए पूर्व विधायक मीना गंगोला को संयोजक बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। इस वर्ष इगास जो है वो 4 नवंबर को आ रहा है। निश्चित रूप से इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है और ऐसा लोक पर्व है जो विलुप्त होता हुआ लोक पर्व था। निश्चित रूप से इसको पुनर्जीवित करने का काम उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने किया है। इस पर लेकर के पिछले वर्ष भी हमारी राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया था, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री जी ने इगास के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पार्टी के इस कार्यक्रम का असर दिखने लगा है। इगास पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट उत्तराखंड में रहेंगे, तो सांसद अनिल बलूनी भी अपने पैतृक गांव जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में इगास कार्यक्रम में रहेंगे, तो पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी चमोली के अपने मूल गांव में इगास मनाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर एक युवक पर अपनी सास और पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग से जलाने का आरोप लगा है। अस्पताल में युवक की सास की मौत हो गई, वहीं पत्नी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोपी का नाम नितिन है। जनकपुरी थाना क्षेत्र के कृष्णाधाम कॉलोनी का यह मामला है। आरोपी नितिन शामली का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। तो 1 महीने बाद ये लड़का लेने के लिए आया फिर यहाँ पे, तो 1 महीना 15 दिन से यहाँ हो गए रहते कहना कि जी मेरे से गलती हो गई, आप भेज दो। तो उसकी मम्मी कहना कि तू उसे मारने के लिए आए, थारी प्लानिंग बन रही है कि तुम मारोगे इस लड़की को ले जाकर। भाई मैं भेजती नहीं इस लड़की को, तो कहना कि नहीं गलती नहीं होने की, आप भेज दो। तो ये भेज नहीं रही थी। उस बात के ऊपर इनके घर में रोज लड़ाई। इसके मम्मी पापा भी आए लड़के के, उसका कल भाई भी आया, उसकी माँ भी आई और रिश्तेदार भी आया कि जी भेज दो। तो उसने भेजने को मना कर दी। फिर वो कहने लगी मेरा आदमी जेल में से आ जाएगा, 3 तारीख को बेल है उसकी, और उसके बाद लेते जाइए। एटीएस ने आजमगढ़ की जामा मस्जिद क्षेत्र में स्थित काजी गन हाउस से अवैध हथियारों की सप्लाई किए जाने की पुष्टि की और इसके साथ ही बिलरियागंज से बरामद किए गए अवैध हथियारों के जखीरे के तार भी इस गन हाउस से जुड़े हैं। एटीएस की कार्रवाई के बाद से ही गन हाउस संचालक सैयद काजी अरशद फरार है। सैयद काजी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। काजी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। सैयद काजी असलहे और कारतूस की सप्लाई करता था। एटीएस ने बुधवार की रात बिलरियागंज कस्बा और पतिला गौसपुर गांव में छापेमारी कर आफ्ताब और मैनुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनके तार काजी से जुड़े बताए जा रहे हैं।
गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम थाना बिलरियागंज अंतर्गत रहने वाला है और मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद जो पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध शस्त्रों के निर्माण व गन हाउस से कारतूस प्राप्त कर उनकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री तस्करी करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत है, इसके संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से इनके द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी की जाती थी। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया है, बाराबंकी के जिला अस्पताल का जायजा लिया है। दावा यह है कि स्टॉक अटेंडेंस रजिस्टर को भी उन्होंने चेक किया। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर्स को कई निर्देश भी दिए। अस्पताल में फैली गंदगी पर फटकार लगाई है। गैर हाजिर डॉक्टर्स का वेतन काटने का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी जिला अस्पताल में, जहां उन्होंने दवा का स्टॉक चेक किया, साथ ही अटेंडेंस रजिस्टर को भी चेक किया। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर्स को कई निर्देश भी दिए। अस्पताल में गंदगी फैली हुई थी, इसको देखकर उन्होंने फटकार भी लगाई और गैर हाजिर डॉक्टर्स का वेतन काटने का निर्देश दिया। सांप काटने का, टिटनेस का, सर ट्रामा में सर दिक्कत तो नहीं है अस्पताल में? आज का पैसा उसका मेंटेनेंस का पूरा काट दीजिए, उस जो भी आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी है, और उसको चेतावनी जारी करिए। अभी इसमें ऐसा मिला तो हम फिर उसमें एफआईआर भी कराएंगे। ये बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। इसको मेंटेन हम कराएंगे, पैसा आपके पास है, इसको कल मेंटेन हो। और बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या अपडेट, क्या जानकारी, इस निरीक्षण के दौरान किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? देखिए अमित, बताना चाहूंगा कि आज ब्रजेश पाठक का ये औचक निरीक्षण था, जिस दौरान वो जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद जो ट्रामा सेंटर था वहाँ का भी निरीक्षण किया। इस दरमियान उन्होंने जो रूटीन के जो दस्तावेज होते हैं उसको चेक किया। कई जगह अस्पताल के परिसर के अंदर कई जगह गंदगी पाई गई। कई जो वॉशरूम थे वहाँ के टाइल्स टूटे हुए थे, पानी की सप्लाई नहीं थी। इसको लेकर के वो खासा नाराज थे। जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और ये सुनिश्चित किया गया था कि वो यहाँ का रोजमर्रा वो इसे मॉनिटर करेंगे और मरम्मत करेंगे। उनका ठीक है अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं